देखो, तुम्हें वशीकरण के बारे में तो पता ही होगा। इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस बाय विच समवन कैन होल्ड अ ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज विक्टिम। वेल, आज की ये स्टोरी एक ऐसे ही डिस्टर्बिंग से वशीकरण के अराउंड रिवॉल्व करती है। बट ट्रस्ट मी, वशीकरण तो कुछ नहीं है। इसके साथ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हें जो सच्चाई जानने को मिलेगी, लाइक ये जो कुछ भी हुआ है विक्टिम के साथ, हाउ इट इज कनेक्टेड टू समवंस पास्ट, और ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ है, अ ब्रूटल क्राइम। ये जब तुम जानोगे, देन आई एम श्योर यू विल स्टार्ट शिवरिंग आउट ऑफ फियर। हाय गाइस एंड वेलकम टू कल्टंच। आज की ये स्टोरी कामाक्षी की है। सो लेट्स बिगिन। कामाक्षी जो 11th स्टैंडर्ड में थी, वेल उसके डैड एक बड़े प्राइवेट स्कूल के ओनर हैं जहाँ वो बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, और कामाक्षी भी वहीं पढ़ती है। कामाक्षी पढ़ने में काफ़ी ठीक है और इवन उसके फादर का ही स्कूल है, बट स्टिल उसके लिए कोई अलग से रूल्स या छूट नहीं है। उसके फादर और टीचर्स उसे एक नॉर्मल स्टूडेंट की ही तरह ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट स्कूल में उसके फादर का बिहेवियर एक अननोन टीचर जैसा ही होता है उसके लिए। स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जो लाइक दादागिरी टाइप करते रहते हैं और उनकी हमेशा कंप्लेंट्स आती हैं, बट क्योंकि ये स्कूल कामाक्षी के फादर का है, सो दैट्स व्हाई कोई उससे पंगा नहीं लेता था। और वो भी काफ़ी स्वीट और हेल्पफुल नेचर की है, सबकी मदद ही करती है। वो और उसके फादर डेली 7 बजे स्कूल आते जाते हैं। सो एक दिन शाम को जब ये दोनों घर आए, तो उसके फादर ने प्रॉमिस किया था कि उस दिन वो फैमिली के साथ बाहर मूवी और डिनर के लिए जाएँगे। तो कामाक्षी बहुत एक्साइटेड थी, जैसे ही घर पहुँची उसने ज़िद करना शुरू कर दी कि पापा, आपने प्रॉमिस किया था बाहर चलने का, आप हर बार कहते हैं फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देते हैं। कभी कहते हैं मैं थक गया हूँ या मुझे काम है, लेकिन आज नहीं, आज तो आपको चलना ही पड़ेगा। तो उसके पापा ने भी कहा कि अच्छा ठीक है, चलते हैं। अब सबने तैयार होकर थिएटर में हॉरर मूवी देखी, जो कामाक्षी को बहुत पसंद थी। मूवी के बाद लगभग 9:30 बजे के आसपास वो लोग रेस्टोरेंट गए, डिनर एन्जॉय किया और घर लौट आए। वेल, अगले दिन सुबह कामाक्षी के फादर को किसी एडवोकेट का एक अर्जेंट कॉल आया, जिस वजह से उन्हें अर्जेंटली लखनऊ जाना था। सो सुबह कामाक्षी को उन्होंने स्कूल ड्रॉप किया और कहा कि वो लखनऊ के लिए निकल रहे हैं और रात हो जाएगी उन्हें आने में, तो शाम को ऑटो से घर चले जाना। वेल, कामाक्षी ने कहा कि हाँ पापा ठीक है, मैं चली जाऊँ। वेल, अब पूरा दिन बीत गया और अब स्कूल की छुट्टी हुई। तो कामाक्षी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आई और थोड़ी देर बाहर कुछ खाया पिया और फिर सभी बच्चे अपने अपने घर के लिए निकल गए। अब कामाक्षी ने यहाँ पर ऑटो रिक्शा की जगह पैदल ही घर पर जाने का डिसाइड किया। ऐसे ही जस्ट उसका मन किया तो वो पैदल ही घर जाने लगी। वेल, कामाक्षी को आज पता था कि उसके पापा तो उसको लेने आने नहीं वाले हैं, तो वो आज घर से चुपचाप से फ़ोन और ईयरबड्स लेकर आई थी और स्कूल के बाहर जो गार्ड खड़ा होता है ना, उसको दे दिया था और कहा था कि शाम को घर जाते वक़्त वो वापस ले लेगी। मतलब कामाक्षी ने वो फ़ोन और ईयरबड्स ले लिए थे और वो आराम से गाने-वाने सुनते हुए धीरे-धीरे वॉक करते-करते अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। और अब वो स्कूल से थोड़ा दूर भी आ चुकी थी। एंड नाउ सडनली रास्ते पर चलते-चलते शी फेल्ट कि किसी ने पीछे से उसके कपड़ों को हल्का-सा टच किया हो। वो शॉकिंगली एकदम पीछे मुड़ी, तो फर्स्टली उसको कोई भी नहीं दिखा और आस-पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी चल रही थीं, थोड़ी हवा भी चल रही थी। सो उसने सोचा मेबी अचानक हवा फ़ील हुई होगी कपड़ों पर। सो नाउ शी इग्नोर्ड इट एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग अगेन। बट नाउ जस्ट आफ्टर सम सेकंड उसके दोनों कानों में ईयरबड्स लगे हुए थे और नॉर्मल वॉल्यूम पर वो गाने सुन रही थी। लेकिन सडनली उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसका नाम बहुत हल्की-सी आवाज़ में बोला हो। किसी ने बहुत धीरे से उसे बुलाया हो। एक बार के लिए तो शी गॉट कन्फ्यूज़्ड और उसको लगा कि शायद गाने में उसे एक ऐसी आवाज़ लग रही होगी, या कभी-कभी ना हमें ऐसा फ़ील होने ही लगता है किसी ने बुलाया है या हमारा नाम लिया है। लेकिन कामाक्षी को कंटीन्यूअसली 2 से 3 बार आवाज़ सुनाई दी, तो उसने तुरंत रुक कर अपने कानों से ईयरबड्स निकाल कर सुनने का ट्राई किया और यहाँ पर अब सडनली उसको फिर से बहुत क्लियरली वही आवाज़ सुनाई दी और एक हवा के साथ वो आवाज़ उसके कानों के पास से पार करके चली गई। वो आवाज़ एक लेडी की थी, बट दैट वाज़ नॉट मच फ़ैमिलियर टू हर। उसको नहीं पता था कि वो आवाज़ किसकी है, लेकिन वो आवाज़ कामाक्षी के पीछे की साइड से आ रही थी। वो इमीडिएटली पीछे मुड़ी, इधर-उधर देखा, तो सीधे उसकी नज़र थोड़ी डिस्टेंस पर रोड के पार पीछे खड़ी हुई एक लेडी के ऊपर जाकर स्टक हुई
और उसे देखते ही कामाक्षी की पूरी बॉडी लाइक कुछ सेकंड्स के लिए वर्क करना ही बंद कर गई। वो बस उस औरत को जो बहुत दूर खड़ी हुई है, ये दोनों एक दूसरे को बस घूरे जा रहे थे और उस औरत ने भी बहुत डिसेंट नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे और उसकी एज भी ठीक-ठाक ही थी। ऑलमोस्ट कामाक्षी की मदर की ही एज के बराबर हुई। अब कुछ देर बाद सडनली डोंट नो व्हाई बट कामाक्षी स्टार्टेड वॉकिंग क्लोजर टू दैट वुमन and very soon she was standing still in front of that lady and now Kamakshi was smelling a nice fragrance from that lady. Like उस लेडी ने जो परफ्यूम लगाया हुआ था उसकी स्मेल कामाक्षी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी और उसका मन करने लगा था कि वो घंटों बस बैठकर उसी स्मेल को एंजॉय करती रहे। पर यहाँ पर उस लेडी ने बहुत प्यार से कामाक्षी की आंखों में देखते हुए उसके सर पर हाथ फेरा और कामाक्षी का नाम लिया और उससे कहा कि तुम मुझे जानती हो ना, मैं हूँ तुम्हारी प्यारी नीता आंटी। और अब कामाक्षी ने भी कहा, हाँ, आप मेरी प्यारी नीता आंटी हो, मैं जानती हूँ आपको। और अब उस लेडी ने कामाक्षी से कहा, तो बेटा क्या तुम अपनी प्यारी आंटी को अपने घर नहीं लेकर जाओगी? वेल एट दिस मोमेंट कामाक्षी वाज फीलिंग लाइक वो जानती है कि ये नीता आंटी कौन है। उसको अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हाँ, ये कोई आंटी है जिससे कामाक्षी ऑलरेडी मिल चुकी है पहले कभी। तो अब उस औरत के इतना कहते ही अब कामाक्षी बिना कुछ सोचे समझे सीधा हल्के से हेजिटेशन के साथ इतना कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको घर पर लेकर चलती हूँ। एंड नाउ दे बोथ वर वॉकिंग टू कामाक्षीज हाउस एंड अलोंग विद दिस अब वो लेडी कामाक्षी से बहुत सारी बातें करते हुए उसके घर तक पहुंची। उसने रास्ते भर कामाक्षी से पूछा कि वो कहाँ से आ रही है, वो कौन है, उसके फादर कौन है, कहाँ है, उसकी माँ कैसी है, सब पूछती गई और कामाक्षी भी उन सवालों का जवाब देती गई विच वॉज नॉर्मल क्योंकि मे बी कामाक्षी उस नीता आंटी को जानती थी। सो दैट्स वाई उसको एक बार भी ये थॉट नहीं आया कि वो जो कह रही है, जो बता रही है, इज इट इवन सेफ टू टेल एनीवन। बस वो औरत कुछ भी पूछ रही थी और कामाक्षी बताती जा रही है। वेल अब घर पर पहुंचते ही कामाक्षी ने एकदम नॉर्मली बेल बजाई, उसकी माँ ने दरवाजा खोला और गेट खुलते ही उसकी माँ थोड़ा सा शॉक्ड हो गई उस अननोन लेडी को उसके साथ देखकर। तो उन्होंने तुरंत पूछा कि कामाक्षी ये कौन है? तब कामाक्षी ने कहा, अरे मम्मी पहले अंदर तो आने दो, सब बताती हूँ मैं। अब कामाक्षी उस लेडी को बड़े प्यार से और रिस्पेक्ट से अंदर बुलाते हुए ड्राइंग रूम तक लेकर आई और वो लेडी एक हल्की सी स्माइल के साथ उसकी माँ को नमस्ते कहते हुए सीधे सोफे पर जाकर बैठ गई। अब उसकी माँ भी वहां जाकर बैठी और कामाक्षी ने कहा कि नीता आंटी आप बहुत थक गई होंगी ना, क्योंकि मैं आपके लिए पानी लेकर आती। उसकी माँ मन में ही सोच रही थी कि आखिर ये है कौन ये औरत और ये कामाक्षी इतना प्यार से, इतना रिस्पेक्ट से कभी हम लोगों से नहीं बात करती है और इस औरत से इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है? आखिर बात क्या है? वो औरत कामाक्षी की माँ को एक अजीब-सी ही नज़र से घूरे जा रही थी। हल्की-सी स्माइल कर रही थी, जो किसी को भी थोड़ा अनईज़ी सा फ़ील कराने के लिए काफ़ी इनफ था। अब कामाक्षी एक पानी का गिलास लेकर आई और उस औरत को दिया और उसके पास जाकर बैठ गई और उसकी आँखों में देखने लगी और बहुत हँस-हँस के उससे बातें करने लगी। वो औरत उससे पूछ रही थी कि और बताओ, आज पूरा दिन कैसा रहा स्कूल में तुम्हारा और तुमने क्या-क्या किया आज? तो कामाक्षी भी एकदम डिटेल में सारी बातें बताने लगी कि अरे आंटी क्या बताऊँ आपको, आज तो पूरे दिन बहुत मज़ा आया। मैंने आज ये सब्जेक्ट्स पढ़े, ये किया, वो किया और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है मानवी, हम दोनों ने रिसेस में बहुत एन्जॉय किया, खेला। वेल ऐसा सब वो कामाक्षी उस आंटी को बताती जा रही, जिसे देखकर उसकी माँ को बड़ा अजीब-सा लग रहा था। सो उसकी माँ ने सीधे उस औरत से बात करते हुए डायरेक्ट पूछ ही लिया कि आप कौन हैं? और मेरी बेटी को क्या जानती हैं आप और कैसे जानती हैं आप? इस पे सीधे कामाक्षी ने कहा कि अरे मम्मी एक्चुअली ये नीता आंटी हैं। मैं जानती हूँ इन्हें और बहुत अच्छी आंटी हैं ये। उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ, वो सब ठीक है पर तुम इन्हें कैसे जानती हो? तब कामाक्षी ने कहा, अरे आप वो सब छोड़िए, मैं इन्हें जानती हूँ और शायद ये मेरी एक फ्रेंड की मम्मी हैं। और इस बात पर वो औरत भी बोल पड़ी और उसने कहा कि अरे भाभी, आपने मुझे पहचाना नहीं? कामाक्षी की जो फ्रेंड थी ना सौम्या, मैं उसकी माँ हूँ। याद है हम लोग पहले साथ में घूमने-फिरने जाते थे और हमारे बच्चे साथ में कितना टाइम स्पेंड करते थे। कामाक्षी की माँ को क्लियरली एग्ज़ैक्टली कुछ याद तो नहीं आ रहा था। बट वो औरत इतना एश्योरिटी के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि इस बात पर बिलीव करना एक मजबूरी-सी बन गई थी। तो अब कामाक्षी की मदर ने पूछा कि फिर सौम्या कहाँ है? वो आई नहीं अपनी दोस्त से मिलने? तब वो औरत बोली
कि फिलहाल सौम्या यहाँ नहीं है और बहुत ही जल्द वो भी आपसे मिलने आ ही जाए। मुझे तो रास्ते में कामाक्षी मिली थी और बहुत टाइम हो गया था आपसे मिले, तो मैंने सोचा चलो एक बार मिल कर आते हैं। अब कामाक्षी ने कहा कि अरे मम्मी आप ये सब छोड़िए, आप प्लीज़ जाकर इनके लिए चाय-नाश्ता लेकर आइए। अब उस टाइम उस औरत के सामने तो कामाक्षी की मदर कुछ ज़्यादा कह नहीं सकती, तो वो बस सीधे किचन में जाकर चाय बनाने लगी और तभी उन्होंने किसी काम के बहाने कामाक्षी को आवाज़ लगाई। वेल 1 बार, 2 बार, 3 बार उसको आवाज़ लगाई पर उसने कुछ रिप्लाई नहीं की। तब कामाक्षी की माँ थोड़ा गुस्से से किचन से बाहर आई और तब उन्होंने देखा कि कामाक्षी नीता आंटी के साथ बहुत हँस-हँस कर बातें कर रही है और बिल्कुल बातों में और उस यूनिक से परफ्यूम की स्मेल में बिल्कुल खो चुकी है। अब उसकी माँ ने बहुत ज़ोर से चीख कर उसको बुलाया और अब उसने इमीडिएटली अपना फेस अपनी मदर की तरफ घुमाया और थोड़ा हड़बड़ाहट के साथ पूछने लगी कि हाँ, हाँ, माँ सॉरी, सॉरी, सॉरी मैं बात कर रही थी, थोड़ा ध्यान नहीं गया। बताइए क्या बात है? आप क्या कह रही थीं? तो उसकी माँ ने उसे किचन में आने को कहा और अब कामाक्षी एकदम हड़बड़ी में सीधा किचन की तरफ भागते हुए अंदर गई और पूछने लगी कि हाँ मम्मी क्या हुआ? क्यों बुला रही थी आप? तो उसकी मम्मी ने कहा, "देख मैं तो नहीं जानती हूँ इस औरत को और मुझे तो तेरी ऐसी कोई भी फ्रेंड नहीं याद आ रही है, सौम्या नाम की, जिसकी माँ के साथ हम लोग बहुत घूमे-फिरे हों। कौन है ये? मुझे तो समझ आ नहीं रहा है।" तब कामाक्षी ने कहा कि, "अरे मम्मी वो नीता आंटी हैं, मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी सौम्या, ये उनकी ही माँ है, आपको बस याद नहीं आ रहा है। हम सब उन्हें जानते हैं और मैं उन्हें यहाँ लेकर आई हूँ, वो गेस्ट हैं।" वेल अब कामाक्षी बाहर आ गई, नीता आंटी के पास जाकर बैठी और फिर से उनसे बातचीत करने लगी और उसकी माँ अभी के लिए चाय-नाश्ता लेकर बाहर आई और उस लेडी को अच्छे से एक गेस्ट की ही तरह ट्रीट करने लगी। कि चलो कोई बात नहीं, होगा कोई याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं अभी तो फ़िलहाल के लिए वो मेहमान ही है और मेबी कामाक्षी के फ़ादर उन्हें जानते हों, हो सकता है उन्हें याद हो। तो उन्होंने सोचा कि रात को जब वो आएँगे लखनऊ से वापस, तब उनसे पूछ लेंगी। वेल कामाक्षी भी बहुत अच्छे से, प्यार से एकदम नीता आंटी की खातिरदारी में लग गई और थोड़ी देर बाद धीरे-धीरे करके कामाक्षी की माँ और वो नीता आंटी आपस में बातचीत भी करने लग गए और एक अच्छी खासी कन्वर्सेशन में कामाक्षी की माँ ने पूछा कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं? तो वो लेडी बोली एक्चुअली कुछ सालों पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर कामाक्षी की माँ ने कहा ओह सॉरी टू हियर दैट, वैसे मेरे हस्बैंड तो अभी लखनऊ गए हुए हैं कुछ काम से। तो वो नीता बोली कि हाँ, हाँ, वो तो कामाक्षी ने अभी बताया ही था। और अब कामाक्षी की माँ ने कहा तो फिर आप कहाँ रहते हैं और इतने टाइम से कहाँ थे आप? तब उसने कहा कि एक्चुअली पहले मैं यहीं रहती थी, पर पिछले कुछ 2-3 सालों से मैं कहीं और शिफ्ट हो गई थी और फिलहाल के लिए सौम्या भी यहाँ नहीं है, जहाँ हम रह रहे हैं वो अभी वहीं पर है। और यहाँ पर उस औरत ने कामाक्षी की मदर से कहा कि एक्चुअली मुझे एक जॉब की अर्जेंट ज़रूरत है। काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और एक अकेली माँ को सब कुछ बहुत मुश्किल से ही सँभालना पड़ता है और यही सब बातें चल रही थीं। कल कामाक्षी की माँ ने उस औरत को देखा और उसकी नीड्स को देखा, तो देखो वो औरत बहुत डिसेंट नॉर्मल सस्ते से कपड़े पहनी हुई थी और बातचीत में भी सही लग रही थी। और करंटली कामाक्षी की माँ को घर में सर्वेंट की भी नीड थी, लाइक जो किचन वगैरह में और साफ-सफाई में हेल्प कर सके। तो थोड़ी हेजिटेशन के साथ आखिर में कामाक्षी की माँ ने कह ही दिया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप हमारे यहाँ काम कर सकती हैं, मुझे भी किसी की ज़रूरत है। अब इतना कहते ही कामाक्षी और वो औरत दोनों ही बहुत खुश हो गए और उस औरत ने भी तुरंत हाँ ही बोल दिया। और अब उन दोनों ने आपस में सैलरी और टाइमिंग वगैरह भी सब डिस्कस कर ली और उस लेडी ने कहा कि अच्छा यहाँ आस-पास कहीं रेंट पर रहने का कोई रूम वगैरह मिल सकता है क्या? तो कामाक्षी की माँ ने कहा देखिए यहाँ आस-पास तो कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, पर अगर आप चाहें तो हमारे घर के पीछे ही एक छोटा-सा गेस्ट हाउस है, पुराना वाला जो हम अब यूज़ नहीं करते हैं। तो वहाँ पर आप साफ-सफाई वगैरह करके शिफ्ट हो सकते और हमारे लिए तो वैसे भी वो किसी काम का है ही नहीं, तो क्यों ना आप ही वहाँ रह लीजिए। एंड बस वो लेडी इमीडिएटली मान गई। और उसके लिए इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती थी। सो नाउ आफ्टर स्पेंडिंग सम मोर टाइम अलोंग विद देम नीता आंटी ने कामाक्षी से कहा कि चलो बेटा मैं अब चलती हूँ और कल से तो मैं शिफ्ट हो ही जाऊँगी यहाँ, फिर साथ में बहुत मज़े करेंगे। फिलहाल मुझे जाना होगा सो गुड बाय, फिर मिलते हैं। वेल उनके जाने के बाद अब रात को कामाक्षी के फादर वापस आए, काफ़ी लेट हो चुका था और अभी तक कामाक्षी तो डिनर करके सो भी गई थी बट पर उसकी माँ अभी उसके पापा का ही वेट कर रही थी और जैसे ही वो आए तो उनके लिए डिनर लगाया और उन्होंने भी कुछ खाया नहीं था, तो वो दोनों साथ में बैठकर डिनर करने लगे। एंड नाउ कामाक्षी की माँ ने पूछा कि क्या हुआ? हो गया आपका काम? तो वो बोले कि हाँ, वो बस सिग्नेचर्स करने थे और एक छोटी-सी मीटिंग भी थी, पर सब हो गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल अब खाना खाते-खाते कामाक्षी की माँ ने कहा कि
आज पता है कामाक्षी एक औरत को घर लेकर आ गई थी और वो औरत कह रही थी कि हम लोग उसे जानते हैं और वो पहले हमारे साथ बहुत घूमती-फिरती थी और हमारा एक-दूसरे के यहाँ काफ़ी आना-जाना था। कामाक्षी के फादर ने कहा, "अच्छा, ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा है। उसके हस्बैंड का नाम पता है क्या?" उन्होंने कहा कि नहीं, उसके हस्बैंड का नाम तो नहीं पता, पर उसका नाम है नीता और उसकी एक बेटी है जो कामाक्षी की दोस्त है, उसका नाम है सौम्या और उसका हस्बैंड अभी एक्सपायर हो चुका है। इतना सुनते ही अचानक से कामाक्षी के पापा चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल शॉक से ही हो चुके थे। जैसे उस नाम को सुनते ही पता नहीं ऐसी कौन-सी ही बात उन्हें याद आ गई हो। उन्होंने सीधे कहा, "तो क्या हुआ? क्या कह रही थी वो औरत?" तो कामाक्षी की माँ ने कहा कि, "क्या आप जानते हैं उसे?" और वो कह तो कुछ नहीं रही थी। एक्चुअली कामाक्षी उसे रास्ते में दिखी थी तो वो उसके साथ हमसे मिलने चली आई और फिलहाल उसको पैसों की और नौकरी की ज़रूरत थी। तो मैंने उसे बहुत नॉर्मल सी सैलरी पर अपने घर के काम में हाथ बटाने के लिए रख लिया है और कल से वो घर के पीछे वाले गेस्ट रूम में ही शिफ्ट हो जाएगी। तो कामाक्षी के पापा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता कौन है ये लोग, पर क्या तुम भी किसी को भी ऐसे बिना ट्रस्ट और जान-पहचान के घर पर रहने या नौकरी के लिए रख लेती हो? हो सके तो उसे मना कर देना। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने तो उससे बात कर ली है और वो आदत की भी काफ़ी ठीक लग रही है और उसको काफ़ी ज़रूरत भी है। तो अब ऐसे मना करना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करते हैं कुछ दिन देखते हैं और फिर 1 आध महीने बाद कोई बहाना बनाकर काम से निकाल देंगे अगर कुछ प्रॉब्लम लगेगी तो। मतलब यहाँ पर ये कन्वर्सेशन हो गई एंड और ये लोग भी सो गए और अगले दिन जब सुबह उठे, तो देखा कि सुबह के कुछ साढ़े 8 के आसपास नीता आंटी इनके घर पर आ चुके थे और बेल बजा रही थी। वेल अभी बाकी सब लोग सो ही रहे थे, बट जैसे ही नीता ने बेल बजाई, इमीडिएटली कामाक्षी की आँखें खुल गईं और वो बस तुरंत भागते-भागते उठी, रूम से बाहर आई और सीधे दरवाज़ा खोलने चली गई। उसने इमीडिएटली गेट खोला और सीधे नीता आंटी को हग कर लिया, जैसे वो तो बस उन्हीं के इंतज़ार में बैठी हुई हो। वेल नीता अपने साथ एक छोटा-सा सूटकेस भी लाई थी। तो कामाक्षी ने तुरंत उनके हाथ से वो सूटकेस छीना और उन्हें अच्छे से अभी के लिए ड्राइंग रूम में बैठाकर वो उनका बैग पीछे वाले गेस्ट हाउस में रखने चली गई। और अब जब वो वापस आई, तब तक उसके पेरेंट्स भी झाँक कर नीचे आ चुके थे और कामाक्षी के फादर थोड़े सवाल-जवाब ही कर रहे थे नीता से। वेल यहाँ पर कामाक्षी के फादर उस लेडी को बिल्कुल पहचान नहीं पा रहे थे और उसके उस अजीब से परफ्यूम की स्मेल से अब पूरा घर भी भर चुका था और वो फ्रेग्रेंस कामाक्षी को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही थी। उसने फाइनली नीता से पूछ भी लिया कि आप ये कौन-सा परफ्यूम लगाते हो? तो इस पर नीता ने इमीडिएटली अपनी छोटी-सी पर्स से एक छोटा परफ्यूम का बॉटल निकाल कर कामाक्षी को दिया और कहा कि ये परफ्यूम मेरे गाँव में स्पेशली बनाया जाता है, कुछ ऐसे फ्लावर्स से जो अपने आप में ही बहुत यूनिक हैं। वेल कामाक्षी ये परफ्यूम मिलने के बाद बहुत खुश हो गई थी और अब वो रोज़ ही उस परफ्यूम को यूज़ भी करती थी। वेल नीता को नौकरी पर रख ही लिया था और अब कामाक्षी की माँ और नीता दोनों मिलकर ब्रेकफ़ास्ट वगैरह और घर की साफ-सफाई वगैरह में लग गए। मतलब यहाँ से अगले कुछ ही दिनों में सब कुछ सेट हो चुका था। नीता अब इनके घर में ही अच्छे से काम करती थी और गेस्ट रूम में जाके रहती थी। कामाक्षी की माँ को भी एक दोस्त जैसा मिल गया था। वो दोनों लोग मिलकर घर का सारा काम भी करते थे और फिर फ्री टाइम में बैठकर खूब सारी बातें करते थे, गॉसिप करते थे। वेल कामाक्षी कुछ ज़्यादा ही नीता की तरफ अट्रैक्टेड थी। जैसे वो उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड की ही तरह बन चुकी हो और इनफैक्ट कामाक्षी अब अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपनी नीता आंटी की बातें सुनती थी और उनका कहा हुआ मानती थी। ये बात थोड़ी-सी बुरी तो लगती थी उसके पेरेंट्स को कि कोई भी बात हो वो नहीं सुनती थी, लेकिन अगर वही बात नीता बोल दे तो वो तुरंत मान जाती थी। हाँ, भले ही अभी भी कामाक्षी की माँ और उसके फादर उस औरत को अच्छे से पहचान तो अभी भी नहीं पाए थे और ना ही उन्हें याद आ रहा था कि कोई ऐसी औरत थी जिससे ये लोग बहुत मिलते-जुलते थे, पर फिर भी वो आदत की काफ़ी अच्छी थी। इन लोगों के किसी भी काम को मना नहीं करती थी, हर चीज़ में आगे से आगे रहती थी। इनफैक्ट वो तो अब इनके घर का एक हिस्सा ही बन चुकी थी और कई बातों में उसकी राय ली जाती। आफ्टर दिस थोड़ा और टाइम बीता, धीरे-धीरे लगभग 1 महीना भी हो चुका था और नीता को उस घर में काम करते हुए अपनी पहले महीने की सैलरी भी मिल चुकी थी और अब तक कामाक्षी अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नीता के साथ स्पेंड करने लगी थी। नीता से खूब सारी बातें करना और उसकी हर काम में हेल्प करना, बहुत केयर करती थी। इन लोगों का थोड़ा ट्रस्ट भी बिल्ड हो चुका था कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीता अच्छी औरत है और उसको आगे भी एज़ अ सर्वेंट कंसिडर किया जा सकता है। अब एक बार यूजुअली नीता, कामाक्षी और उसकी माँ ये तीनों घर के सारे काम वगैरह करके ऐसे ही बैठे थोड़ी बातचीत कर रहे थे एंड देन कामाक्षी की मदर आस्क्ड टू नीता कि क्या बात है, 1 महीना हो गया आपकी बेटी आपके साथ यहाँ शिफ्ट नहीं हुई और कहाँ है वो, किसके साथ है? और आप तो इस पूरे महीने एक भी बार उससे मिलने नहीं गई हैं, उसका ध्यान कौन रखता होगा?
आपको बिल्कुल चिंता नहीं है क्या उसकी? वेल नाउ इस बात का बड़ा ही वियर्ड सा जवाब दिया नीता ने। शी सेड नहीं, नहीं दीदी, उसका ध्यान रखने की टेंशन नहीं है इतनी, क्योंकि वो अपना ख़्याल खुद ही रख लेती है और वैसे भी उसकी नानी है ना, वो उनके साथ ही रहती है। पर हाँ, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द ही आपकी मुलाकात सौम्या से होने ही वाली है और वो मुलाकात आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। अब कामाक्षी की माँ वॉशरूम के लिए गई, तब तक कामाक्षी और नीता बात ही कर रहे थे कि तभी सडनली नीता ने कहा कि अरे कामाक्षी, मुझे याद आया, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल अपने हाथों से बेसन के लड्डू बनाए थे, क्या तुम खाना चाहोगी? वेल कामाक्षी ने इमीडिएटली कहा कि हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? तो नीता ने कहा ओके, तो बस तुम इस बात को सीक्रेट ही रखना और किसी को बताना मत। कामाक्षी ने कहा ठीक है। और अब तुरंत नीता ने अपनी पर्स से एक छोटा-सा पाउच निकाला और उसमें से एक लड्डू निकाल कर कामाक्षी को दे दिया। और अब जब तक उसकी माँ वॉशरूम से वापस आई, तब तक वो लड्डू कामाक्षी खा भी चुकी थी। और अब अगले कुछ 2-4 मिनट में ही कामाक्षी बहुत ज़्यादा थका हुआ फ़ील करने लगी थी। उसने सोचा मेबी वो उस दिन सुबह जल्दी उठी थी, सो दैट्स व्हाई उसको नींद आने लगी होगी। तो वो तुरंत उठकर सीधे अपने रूम में जाकर सो गई। अब देखो रिसेंटली ही नीता से मिलने से पहले कामाक्षी का बर्थडे था और वो 18 साल की हो गई थी। एंड नाउ आफ्टर सम टाइम नीता से मिलने के बाद धीरे-धीरे करके कामाक्षी का बिहेवियर बहुत बिगड़ता जा रहा था। वो धीरे-धीरे बहुत चिड़चिड़ी, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने वाली और बहुत अग्रेसिव सी हो चुकी थी। एंड हर पेरेंट्स वर आल्सो शॉक्ड फॉर दिस। लाइक एक बार क्या हुआ कि कामाक्षी के पापा रात को घर पर आए और आज बहुत दिनों बाद सब लोग साथ में बैठकर टीवी वगैरह देखते हुए प्यार से बातें कर रहे थे और कामाक्षी की माँ और पापा दोनों थे और आराम से बैठे। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि कामाक्षी काफ़ी उदास सी बैठी हुई है और वो कहीं और ही खो चुकी है। वो इन लोगों की बात भी नहीं सुन रही थी। तो कामाक्षी के पापा ने प्यार से उसको 1-2 बार आवाज़ लगाई, बट शी वाज़ थिंकिंग समथिंग डीपली। सो उसके फादर ने सीधे उसको अपनी तरफ खींचकर हग करने का ट्राई किया। ये कहते हुए कि क्या हुआ बेटा? तुम बड़ा परेशान लग रही हो और कहाँ खोई हो तुम? देन इमीडिएटली शी रिप्लाइड वेरी रूडली, दूर हो जाओ तुम मुझसे, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, डोंट टच मी। और इतना कह के वो वहां से भाग गई और अपने रूम में चली गई। अब ये लोग सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया और कोई प्रॉब्लम है क्या इसको? बट दे वर थिंकिंग दैट मे बी उसकी उम्र बढ़ रही है, वो बड़ी हो रही है, तो ऐसे में खासकर टीनेज में बच्चों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदलता ही है, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिस वजह से थोड़ा गुस्सा वगैरह भी आता है। सो दे कंसिडर्ड दिस बिहेवियर एज़ अ नॉर्मल थिंग एंड मे बी कुछ टाइम बाद धीरे-धीरे सब कुछ अपने आप थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। सो दे इग्नोर्ड इट, बट स्टिल इट वाज़ वेरी स्ट्रेंज। बट इन रियलिटी इट वॉज़ द बिगिनिंग ऑफ अ बिग डिज़ास्टर। वेल धीरे-धीरे उसका बिहेवियर और भी बिगड़ता चला गया। उसकी एजुकेशनल लाइफ पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा था। वो लड़की जो पढ़ने-लिखने में इतनी अच्छी थी, वो एग्ज़ाम्स में फ़ेल होने लगी। उसकी मेमोरी बिल्कुल ख़राब हो गई। उसको पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता था। उसने खाना-पीना भी बहुत कम कर दिया था। वो किसी से भी अच्छे से बात ही नहीं करती थी, एक्सेप्ट वो नीता। सिर्फ़ वो नीता से ही थोड़ा अच्छे से बात करती थी और उसका कहा हुआ सब सुनती थी, मानती थी और उसके अलावा किसी से भी नहीं। वेल अब प्रॉब्लम यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि उस घर में हमेशा किसी न किसी बात से लड़ाई-झगड़ा लगा ही रहता था और कामाक्षी की स्लीप साइकिल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उसको नींद ही नहीं आती थी। शी वाज़ स्ट्रिक्टली एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स। बिना उसके उसको नींद आना बहुत ही मुश्किल था, इम्पॉसिबल, उसको नींद ही नहीं आती थी बिना स्लीपिंग पिल्स के। धीरे-धीरे करके वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। उसका वेट बहुत रैपिडली गिरता ही जा रहा था, विदाउट इवन अ क्रॉनिक डिसीज़। कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया और बहुत ही सारे टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट करवाए, बट स्टिल एवरी रिपोर्ट्स वर नॉर्मल। झाड़-फूँक, नज़र उतरवाना, इवन उसको तावीज़ भी बाँधा गया, बट द प्रॉब्लम्स वर स्टिल सेम। और इस मोमेंट पर अब उसके पेरेंट्स को नीता के लिए कामाक्षी का ये केयरिंग बिहेवियर बहुत हड़ने लगा। देखो शुरू में तो ठीक था कि हाँ, चलो कामाक्षी को एक इंसान मिल गया है जिसके साथ वो हँस-खेल रही है, अच्छी बात है। पर इतना पागलपन बिल्कुल सही नहीं है। देखो इस बीच जब ये सब हो रहा था, शायद इस सबसे थोड़ा पहले की ही बात है, एक बहुत ही अजीब-सी बात कामाक्षी की माँ ने नोटिस करी थी। एक रात तो हुआ ये था कि सब लोग सो ही रहे थे और तभी अचानक से कामाक्षी की माँ की थोड़ी नींद टूटी एंड देन शी रियलाइज़ कि कुछ तो अजीब-सी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो वो उठी, उन्होंने टाइम देखा तो रात के कुछ 1:30 बज रहे थे। वो उठी और बस हल्की-हल्की सी आवाज़ को फ़ॉलो करते हुए वो बाहर आई। तब उन्हें समझ में आया कि वो आवाज़ घर के बाहर से आ रही थी। जो इनका मेन डोर है,
उस तरफ से कहीं से आ रही है। तो ये तुरंत बाहर की तरफ जल्दी-जल्दी से गई देखने के लिए कि क्या बात है, और जैसे ही वो भागकर बाहर आई तब उन्होंने देखा कि नीता घर के बाहर जो पेड़-पौधे सब लगे हुए हैं, वहाँ पर खड़ी थी और शायद कुछ कर रही थी। लेकिन जैसे ही कामाक्षी की माँ बाहर आई, तब तक वो वापस गेस्ट रूम की तरफ जाने लगी थी। कामाक्षी की माँ ने तुरंत बहुत गुस्से से नीता को बुलाया और पूछा कि क्या कर रही थी तुम इतनी रात में यहाँ? देन फॉर अ व्हाइल शी वाज़ स्टिल एंड उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस एक अजीब तरह से उन्हें घूरती रही एंड देन शी रिप्लाइड कि अरे दीदी कुछ नहीं। वो तो बस मैं वॉशरूम जाने के लिए आई थी और अब वापस रूम में जा रही हूँ। क्या हुआ? आप क्यों आई? वेल कामाक्षी की माँ को ये बात बहुत अजीब तो लगी, पर स्टिल वो बाकी सारी बातों से कामाक्षी की तबीयत से इतना परेशान हो गई थीं कि उन्होंने ये बात छोड़ ही दी और फिर वो भूल गईं इस बात को। एंड नाउ कामाक्षी की तबीयत खराब तो चल ही रही थी और उसकी कंडीशन बस बिगड़ती ही जा रही थी एंड उसकी दोनों आँखों के नीचे बिल्कुल गड्ढे से हो गए थे और डार्क सर्कल्स पड़ चुके थे। उसको हमेशा ही फ़ीवर रहता था, वो प्रॉपर बेड रेस्ट पर आ चुकी थी। उसको घर में ग्लूकोज़ वगैरह भी चढ़वा रहे थे। वेल अब जब इतनी प्रॉब्लम्स चल ही रही थी तो इन लोगों को एक बार के लिए किसी बाबा या पंडित तांत्रिक को ज़रूर दिखा लेना चाहिए था, जो कि शायद इनकी कुछ मदद कर पाते, पर किसी के भी दिमाग में ये थॉट आया ही नहीं और सब कुछ इतना जल्दी-जल्दी हो रहा था कि ऑब्वियसली कुछ समझ ही नहीं आता है या कोई आइडिया भी नहीं आ पाता है। और इतने में एक बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग सी चीज़ हुई। एक दिन कामाक्षी और उसकी मदर एक रूम में थे और माँ बैठी हुई थी और कामाक्षी बेड पर लेटी हुई थी। तो अब क्या हुआ कि कामाक्षी बेड पर उठकर बैठी और उसने माँ से कहा, "माँ, एक बात बतानी थी आपको।" इतना सुनते ही उसकी माँ को ऑलरेडी बहुत टेंशन सी होने लगी थी और अंदर से बड़ा एंग्ज़ायटी सी फ़ील होने लगी थी कि क्या हो सकता है? और उस टाइम उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है उस हिसाब से छोटी से छोटी बात मैटर कर रही थी। तो उन्होंने बहुत हड़बड़ाते हुए और एक डर के साथ कामाक्षी से पूछा, हाँ, बेटा बताओ क्या बात है? कुछ चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। और तब तुरंत कामाक्षी एकदम से रोने लग गई। उसकी माँ ने तुरंत उसको गले लगाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए, उसके आँसू पोंछते हुए वो कहने लगी, "बेटा बताओ क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? कुछ है तो बताओ तुम मुझे, मैं हूँ ना, क्यों परेशान हो तुम?" तब कामाक्षी ने रोते हुए एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सी बात बताई। उसने कहा कि मम्मी, एक्चुअली मेरे प्राइवेट एरिया वजाइना पर अजीब-सी और बहुत गहरी चोट का निशान है, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द भी होता रहता है और मेरे पेट में भी बहुत दर्द होता है और अभी भी मेरे पेट में और उस जगह पर इतना दर्द हो रहा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मम्मी प्लीज़ इसे ठीक कर दो। मैं बिल्कुल ये पेन झेल नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ मम्मी। ये बात सुनते ही उसकी माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। ये सब क्यों हो रहा है कामाक्षी के साथ? उन्होंने तुरंत कहा, बेटा तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? कब से ये सब हो रहा है? और यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट पूछ भी लिया कि क्या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ उल्टा-सीधा गलत हरकत तो नहीं करी? स्कूल में या बाहर कहीं? देखो अगर कोई भी बात हो तो बेटा बता दो, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत होना। तब कामाक्षी ने कहा कि नहीं मम्मी कसम से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब तुरंत कामाक्षी की माँ ने उसके पापा को फ़ोन करके घर बुलाया और उनको भी इस बारे में सब बताया और उसी टाइम नीता भी वहाँ आ गई। लेकिन उसके पेरेंट्स ने सोचा कि नीता को इस सब के बारे में बताना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं उनके घर की इज़्ज़त की बात है। तो ये जितना सबसे छुपा रहेगा, उतना ही ठीक है। तो कामाक्षी की माँ ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, बस कामाक्षी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं और कुछ नहीं। तो नीता बोली, "तो दीदी मैं भी चलती हूँ ना साथ में?" तो इस पे उन्होंने कहा कि अरे नहीं, तुम यहाँ घर पर ही रुको और घर का ध्यान रखना, बाकी हम लोग देख लेंगे। और अब ये लोग इमीडिएटली घर से बाहर आए, कामाक्षी को लेकर कार में बैठे और अब कामाक्षी को किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते थे, वरना हो सकता है ये बात बाहर फैल जाए। तो कामाक्षी के पापा ने अपने किसी खास दोस्त को कॉल किया जो एमबीबीएस डॉक्टर है और उन्हें इस बारे में बताया और कहा कि किसी को इस बात का पता ना लगे और उनको कामाक्षी का एक सीक्रेट प्राइवेट टाइप चेकअप करवाना है, जिससे पता चले कि आखिर बात है क्या? तो उनके दोस्त ने कहा कि कोई बात नहीं, आप अभी कामाक्षी को मेरे हॉस्पिटल लेकर आ जाइए। यहाँ पर एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। वो बिना किसी को बताए आराम से कामाक्षी का चेकअप भी कर लेंगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो हॉस्पिटल गए और एक प्राइवेट वार्ड बुक किया और उनका वो दोस्त और वो गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ आए और कामाक्षी का फुल चेकअप किया। बहुत सारे टेस्ट वगैरह भी किए एंड आफ्टर सम आवर्स उन्होंने अर्जेंट में इमीडिएटली रिपोर्ट भी तैयार करके कामाक्षी के पेरेंट्स को बुलाया बात करने के लिए। और अब जो डॉक्टर्स ने बताया,
वो सुनकर इन दोनों की रूह तक काम गई। कामाक्षी के फादर तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे वो सुनकर, और उनके सर पर इस टाइम खून सवार था। वेल उन डॉक्टर्स ने बताया कि कामाक्षी का बहुत ब्रूटली मल्टीपल टाइम्स रेप किया गया है, जिस वजह से उसके प्राइवेट एरिया पर बहुत गहरे जख्म बन चुके हैं, जिसे ठीक कर पाना भी इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ उसके साथ ये सब इतना ब्रूटली किया गया है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके हैं, इम्यूनिटी पूरी खत्म हो चुकी है, जिस वजह से उसको पेट में दर्द भी रहता है, और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है। और उस बात का पता लगा पाना कि ये सब किसने किया है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमने बहुत ट्राई किया, पर सीमेन के ट्रेसेस भी नहीं मिल रहे हैं, और अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मे बी कुछ ही दिनों में शायद कामाक्षी की जान भी चली जाए बिकॉज़ ऑफ एचआईवी। इसे सुनते ही कामाक्षी की माँ बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने चिल्लाने लगी। वो बार-बार बस कामाक्षी के फादर से एक ही बात बोले जा रहे, कौन है वो, किसने किया होगा, और इस सब के पीछे किसका हाथ है? मैं जान से मार दूँगी उसे, कहीं से भी ढूँढिए पर उसको लेकर आइए। वेल अभी तो कामाक्षी के पापा बहुत मुश्किल से अपने आप को और कामाक्षी की माँ को भी शांत करते हैं, और फिलहाल के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कामाक्षी को यहाँ एडमिट ही कर दीजिए, वरना उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। सो उन्होंने ऐसा ही किया, और अब ये लोग बस बैठकर सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए, और क्या हमें इसमें पुलिस की कोई हेल्प लेनी चाहिए? पर पुलिस भी, जिसने ये सब किया है, उसे किस बेसिस पर ढूँढेगी? इवन नो वन विल बिलीव कि किसी ने कामाक्षी के साथ क्या किया है। मतलब थोड़ी देर ये लोग ऐसे ही बैठे सब सोच रहे थे, और कामाक्षी से भी पूछने का ट्राई कर रहे थे कि उसको कुछ याद आ जाए या कुछ भी हो जो वो बताना चाहें, तो उसको इस बारे में लिटरली कुछ भी नहीं पता था, व्हिच वाज़ टोटली स्ट्रेंज थिंग। और अब उसके पेरेंट्स की टेंशन धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही थी। वेल अब उस दिन से कामाक्षी को रेगुलर परमानेंट बेड रेस्ट पर ही रहने दिया, और अभी तक उसके पेरेंट्स के अलावा किसी को भी उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं पता था। इवन उन लोगों ने उस नीता से भी सारी बातें छुपा कर रखी थी। अब अगले कुछ दिनों तक उस ऐसा ट्रीटमेंट चला, और वो रेगुलर एडमिट भी रही, और इतने में उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन इम्प्रूव होने की जगह और भी बिगड़ती चली जा रही थी। उसके पेट का दर्द और शरीर पर अलग-अलग जगह बहुत ही गहरे और ब्रूटल घाव अपने आप ही बनने लगे थे, जो कि ठीक ही नहीं हो रहे थे। और एक्चुअली उसकी तबीयत ना ठीक हो पाने के पीछे, और उसके वो घाव और चोट ठीक ना होने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका था। तो ऐसे में छोटी से छोटी इंजरीज़ भी रिकवर हो ही नहीं, एंड डे बाय डे शी वाज़ बिकमिंग वीकर एंड वीकर। पर इतने समय में नीता आंटी ने उसकी बहुत केयर की, और अभी भी इनफैक्ट उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, पर फिर भी उसे हमेशा नीता आंटी की ही चिंता लगी रहती थी। वो हमेशा कैसे भी करके उनके पास ही रहना चाहती थी। कभी भी अगर नीता आंटी उसके आस-पास ना हो, तो वो बहुत ज़्यादा वियर्ड तरह से बिहेव करने लगती थी। वेल इधर कामाक्षी की ये हालत हो ही रही थी कि इसके साथ उधर उसके फादर के साथ भी कुछ बहुत वियर्ड एक्सपीरियंसेस होने लगे थे। एक्चुअली देखो वो उनका स्कूल बहुत पुराना बना हुआ था, लेकिन उसके प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स कामाक्षी के फादर के पास नहीं थे। तो उस प्रॉपर्टी पर एक केस भी रजिस्टर हो चुका था कि वो प्रॉपर्टी इल्लीगली वहाँ बनी हुई है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी के साथ जैसे ही कामाक्षी के फादर ने इस केस के बारे में सुना, इमीडिएटली उसी समय उनको हार्ट अटैक भी आ गया था, और अगले कुछ दिनों तक उन्हें भी हॉस्पिटलाइज़ किया गया। पर अच्छी बात ये थी कि उनकी जान बच गई, लेकिन आफ्टर डेथ हार्ट अटैक उनकी तबीयत भी धीरे-धीरे और बिगड़ती ही जा रही थी। उनको हमेशा बहुत तेज़ सर दर्द होता रहता था, जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रेगुलर मेडिसिन्स खा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बट वो सर दर्द जो था, वो खत्म ही नहीं होता था। अब अगले कुछ दिनों तक ऐसा चलने के बाद अब जो हुआ, उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। तो उस दिन सुबह-सुबह उस प्राइवेट वार्ड में कामाक्षी बेड पर लेटी हुई थी। उसकी माँ भी उसके पास थोड़ी देर के लिए बैठकर सो गई थी। एक्चुअली वो पूरी रात जागती रही, तो उनको बैठे-बैठे नींद आ ही गई थी, और इन दोनों के साथ रूम में नीता आंटी भी थोड़ा डिस्टेंस पर साइड में एक चेयर पड़ी हुई थी, वो वहाँ बैठी हुई थी। और इस मोमेंट पर सडनली कामाक्षी अपने बेड पर ही उठकर बैठी और अपनी माँ की तरफ घूरने लगी। शी वाज़ स्लीपिंग, और अब कामाक्षी ने नीता की तरफ देखा, और जस्ट आफ्टर अ सेकंड कामाक्षी ने उसके बेड के पास रखे हुए एक टेबल पर एक सर्जिकल सिज़र रखी हुई थी। उसने धीरे से वो सिज़र उठाई, उसे पकड़कर अपने हाथों में देखने लगी, एंड नाउ उसने वो सिज़र सीधे अपनी माँ के सर की तरफ पॉइंट कर दी, और इमीडिएटली एक बहुत तेज स्क्रीम के साथ वो सिज़र को अपनी माँ के हेड में मारने लगी। लेकिन तभी
अचानक से उस चीख की आवाज़ से उसकी माँ की आँख खुली और वो तुरंत हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ भागकर बच गई। और जैसे ही कामाक्षी चीखी, ठीक उसी मोमेंट पर वो नीता आंटी भी चीखी कि कामाक्षी क्या कर रही हो तुम? और यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कामाक्षी करना क्या चाह रही थी और अपनी ही माँ को क्यों मारना चाह रही थी। उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। नीता आंटी उन्हें संभाल रही थी और इतना शोर सुनकर नर्स वगैरह भी रूम में आ गईं। तब उन्होंने नर्स को भी बताया कि क्या हुआ अभी। और अब सब लोग कामाक्षी से पूछ ही रहे थे कि कामाक्षी, तुम क्या करने वाली थी? और क्या पागल-वागल हो गई हो क्या तुम? पर इस टाइम पर कामाक्षी कुछ रिप्लाई नहीं कर रही थी। वो बस एक अजीब तरह से अपना सर नीचे करके बस ग्राउल कर रही थी। और अब जब 2-3 बार कामाक्षी की माँ ने उसे उसके नाम से बुलाया, तब सडनली वो बोली कि मैं कामाक्षी नहीं, सौम्या हूँ। और अब उसकी वॉइस बिल्कुल किसी और ही लड़की की तरह हो चुकी थी। इट वॉज़ नॉट कामाक्षीज़ रियल वॉइस। वो किसी और ही लड़की की आवाज़ थी। और अभी इमीडिएटली कामाक्षी की माँ को याद आ गया कि ये सौम्या किसका नाम है। उन्होंने तुरंत नीता की तरफ देखा और तुरंत चिल्लाकर पूछा कि क्या है ये सब? ये कामाक्षी अपने आप को सौम्या क्यों कह रही है? और सौम्या तो तुम्हारी बेटी का नाम है ना? कहाँ है वो? इस बात पर नीता कुछ भी नहीं बोली। वो बस एक हल्की-सी स्माइल देते हुए चुपचाप खड़ी रही और 1 सेकंड बाद उसने कहा कि दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि सौम्या बहुत जल्द ही आपसे मिलेगी। और बस इतना कहते ही, अब इससे पहले कि कुछ और सोचा समझा जाता, अब कामाक्षी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वो अपने हाथ पैर पटकने लगी थी, इधर-उधर चीजें फेंकने लगी और ऐसा करते हुए सडनली उसने अपने पास रखी हुई कोई चीज सीधा उसके माँ के सर के ऊपर फेंक कर मार दी। और उनके सर से खून बहने लगा एंड इन जस्ट अ सेकेंड वो बेहोश भी हो गई। जिसके बाद वहाँ की नर्सेस ने इमीडिएटली कामाक्षी को एनेस्थीसिया वगैरह दी और उसको बेहोश करके सिचुएशन को कंट्रोल किया। और फिर उसकी माँ के सर पर जो चोट आई थी, उस पर फर्स्ट एड लगाने के लिए उन्हें पास के दूसरे रूम में लेकर गई। और इस टाइम पर कामाक्षी एनेस्थीसिया के नशे में बेहोश नीता के साथ ही थी। और उधर दूसरे कमरे में नर्स ने कामाक्षी की माँ के सर पर पट्टी वगैरह लगाई और अगले कुछ 5 से 7 मिनट में ही उन्हें जैसे ही होश आया, इस मोमेंट पर उनके दिमाग में थोड़ी बहुत बात तो समझ आ चुकी थी कि कुछ तो बहुत ही बड़ी बात है इस सब के पीछे और वो नीता कोई सही औरत नहीं है, बल्कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो वो जैसे ही होश में आई, वो इमीडिएटली सबको धक्का देते हुए सीधे कामाक्षी वाले रूम में पहुंची। और अब तक कामाक्षी और नीता दोनों ही इस रूम से गायब हो चुकी थी। और अब उसकी माँ की तो बस हार्ट बीट बढ़ ही चुकी थी कि अब क्या किया जाए और ये नीता कामाक्षी को इस हालत में कहाँ लेकर गई होगी और आखिर ये सब हो क्या रहा है। कौन है ये नीता और क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई है? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने सीधा कामाक्षी के फादर, जो किसी अर्जेंट काम से स्कूल में थे और फिलहाल कुछ ही देर में स्कूल बंद भी होने वाला था, लेकिन अभी उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो कामाक्षी की माँ ने सोचा कि वो सीधे स्कूल में जाएँगी और वहाँ से कामाक्षी के पापा को लेते हुए सीधे पुलिस स्टेशन चली जाएँगी। वो तुरंत बाहर निकली और ऑटो करके जल्दी-जल्दी से स्कूल पहुँची, पर अब तक स्कूल बंद हो चुका था और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। और अब उन्हें लगा कि कामाक्षी के पापा हो सकता है कि घर की तरफ गए होंगे, तो वो तुरंत अपने घर की तरफ जाने की सोचती हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, उन्होंने नोटिस किया कि कामाक्षी के पापा की गाड़ी अभी स्कूल के बाहर ही साइड में खड़ी हुई है और वो कार में नहीं बैठे हुए हैं। तो उन्हें लगा कि वो अभी भी स्कूल के अंदर ही कुछ काम कर रहे होंगे और स्कूल का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, तो वो सीधे स्कूल के अंदर उनके ऑफ़िस की तरफ जाने लगी। पर कामाक्षी के पापा ऑफ़िस में नहीं थे। तो उसकी माँ ज़ोर-ज़ोर से चीख-चीख कर उन्हें आवाज़ लगाने लगी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि वो है कहाँ पर। और अब वो वापस बाहर की तरफ आ ही रही थी कि तभी स्कूल के बेसमेंट की तरफ से उन्हें हल्की-हल्की सी कामाक्षी के पापा के जैसी आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत भागती हुई बेसमेंट में गई और वहाँ जो उन्हें दिखा, वो सच में बहुत ही ब्रूटल था। उन्होंने देखा कि कामाक्षी के पापा ज़मीन पर घायल पड़े हुए हैं। उनके सर पर बहुत चोट लगी हुई है, उनके पूरे शरीर पर बहुत चोट लगी हुई है और उनके कपड़े सब फाड़ दिए गए हैं और वो पूरे न्यूड बिना कपड़ों के वहाँ पड़े हुए हैं। उनके पूरे शरीर पर चोट और बहुत बुरी तरह से किसी ने उन्हें मारा हो ऐसे निशान आ चुके हैं। और उनके सामने कामाक्षी और नीता दोनों ही खड़े हुए हैं। कामाक्षी की माँ तुरंत रोते हुए चिल्लाते हुए उसके पापा के पास गई और उन्हें संभालने की उठाने की कोशिश करने लगी। तब उन्होंने देखा कि नीता पीछे खड़ी हुई है और मन में कुछ बड़बड़ा रही है और कामाक्षी उसके आगे बहुत गुस्से में खड़ी हुई है और उसके हाथ में एक चाकू भी है और उसकी दोनों आंखें बिल्कुल पूरी काली हो रखी हैं।
और उसके पूरे फेस पर ऐसे अजीब से चोट के निशान आ चुके हैं जो कि बहुत ब्रूटल हैं। और इस टाइम पर कामाक्षी ने अपने ऊपर से अपना पूरा कंट्रोल ही खो दिया है और जो जैसा जैसा वो नीता उससे कह रही है वो वैसा वैसा करती जा रही थी। और अब कामाक्षी की माँ ने नीता से कहा कि कौन हो तुम और क्यों मेरे परिवार को इस तरह पूरा बर्बाद करना चाहती हो, कामाक्षी के पीछे क्यों पड़ी हो। और इस बात पर इससे पहले कि नीता कुछ कहती, नीता के एक हल्के से इशारे पर कामाक्षी ने एक अलग ही आवाज में कहा, मैं हूँ सौम्या और जो गंदी हरकतें तेरे पति ने मेरे साथ की थी इसी बेसमेंट में, मैंने तेरी बच्ची की वही हालत कर दी है और मैं ना तो तेरी बेटी को छोड़ूंगी और ना ही तेरे इस नीच पति को। इस बात को सुनते ही कामाक्षी की माँ का तो दिमाग ही हिल गया कि ये सब है क्या। उन्होंने सीधे कहा, क्या तुम कहना क्या चाहती हो, पूरी बात तो बताओ। और इस मोमेंट पर कामाक्षी के शरीर के अंदर जो सौम्या की आत्मा थी उसने अपने साथ हुई हर एक चीज के बारे में कामाक्षी की माँ को बताया, विच वॉज रियली हॉरेबल। सौम्या ने कहा कि 3 साल पहले जब सौम्या के फादर एक्सपायर हुए थे तो वो इसी स्कूल में पढ़ती थी, 11th क्लास में थी और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी ऑलमोस्ट 1 साल की फीस भी सबमिट नहीं हो पाई थी। तो इसी वजह से एक बार स्कूल की छुट्टी होते ही सौम्या कामाक्षी के फादर से फीस और उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए गई और उस टाइम पर स्कूल पूरा खाली भी हो चुका था, सिर्फ सौम्या और कामाक्षी के पापा ही थे। और तब जब सौम्या ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया तब सारी बात को सुनकर कामाक्षी के फादर ने पहले तो सौम्या को स्कूल से निकालने और पुलिस कंप्लेंट तक करने की धमकी दी और कहा कि कैसे भी करके फीस सबमिट करनी ही पड़ेगी। ये बात सुनकर जब सौम्या उदास होकर रोते हुए बाहर आ रही थी तब कामाक्षी के पापा ने उसे रोका और कहा, सौम्या रुको, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी फीस माफ कर सकता हूँ, बस तुम्हें एक काम करना होगा। सौम्या को कामाक्षी के पापा की ये बात सुनकर इमीडिएटली काफी अजीब सा फील होने लगा था और कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि जरूर उनके इरादे कुछ गलत हैं। तो वो तुरंत बाहर भागने की कोशिश करती है, बट नाउ इससे पहले कि वो बचकर भाग पाती कामाक्षी के पापा ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे उसी बेसमेंट के अंदर ले जाकर लगातार बार बार बहुत देर तक उसके साथ नीच हरकतें करते रहे। और उस टाइम सौम्या को कामाक्षी के उस नीच बाप से बचाने वाला कोई भी नहीं था। और कुछ देर बाद सौम्या की ऑलमोस्ट अधमरी बॉडी को स्कूल के पीछे वाले गेट से बाहर ले जाकर अपनी ही कार से उसके घर पर छोड़ दिया और उसको धमकी भी दी कि अगर वो पुलिस के पास गई तो बहुत बुरा होगा और शायद यही सब कुछ उसकी माँ के साथ भी हो जाए। और वैसे भी कामाक्षी के पापा के ऊपर पुलिस कंप्लेंट करके कोई फायदा भी नहीं था, बिकॉज सब जानते हैं कि वो शहर का इतना बड़ा स्कूल और रेप्यूटेड स्कूल उनका है और उस वजह से उनके बड़े बड़े पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं है और जल्द ही केस को दबा दिया जाएगा। एंड नो वन कैन बिलीव, बिकॉज सौम्या और उसकी फैमिली एक पुअर नॉर्मल फैमिली है और उनका इस दुनिया में साथ देने वाला भी कोई नहीं था। वो जानती थी कि उनकी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं और पुलिस कंप्लेंट करने पर उन पर ही उल्टी कंप्लेंट फाइल कर दी जाएगी कि उनकी बेटी ही कैरेक्टरलेस थी। तो इसी वजह से सौम्या की माँ ने उनकी बेटी के साथ हुई इस गंदी हरकत के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई। पर फिर भी कोई माँ अपनी सगी बेटी के साथ हुई इस गंदी घिनौनी चीज़ को देखकर शांत तो नहीं बैठेगी। सौम्या इस सब को बिल्कुल नहीं झेल पाई और उसने ये सब होते ही कुछ ही देर में अपनी जान गंवा दी। इतना घिनौना काम करने के बाद भी कामाक्षी के बाप ने सिर्फ सौम्या की माँ का नाम ही सुना था कि उसका नाम है नीता और कामाक्षी का बाप कभी भी नीता से नहीं मिला था और कभी भी उसे नहीं देखा था, जिसका फायदा उठाते हुए और जेलसी में सौम्या की माँ ने डिसाइड किया कि जो हाल उस कामाक्षी के बाप ने उनकी बेटी का किया है ठीक वही हालत उसकी बेटी के साथ भी करनी होगी और कामाक्षी के बाप को मौत की खाई में फेंकना होगा, ठीक वैसे जैसे सौम्या के साथ हुआ है। तो सौम्या के गुजर जाने के 3 साल बाद इतने टाइम में उसकी माँ ने खतरनाक ब्लैक मैजिक और वशीकरण वगैरह सब सीखा और कई ऐसे डार्क रिचुअल सीखे जिनसे किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा को बुलाया जा सकता है। और उसके बाद सीधे कामाक्षी को वश में करके उसको उसी के हाथों सबसे छुपाकर कुछ अजीब अजीब सी चीजें खिलाकर और बहुत अजीब अजीब तरीकों से उसे वश में कर लिया और धीरे धीरे उसके शरीर और दिमाग पर कंट्रोल करके उसे अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट कर दिया, अपना नौकर जैसा बना लिया और ब्लैक मैजिक वगैरह से उसके शरीर को अंदर से और बाहर से ब्रूटली डैमेज भी किया, जिस वजह से उसके प्राइवेट एरिया पर वो गहरी चोट के निशान पड़े थे और उसके पेट के अंदर ऑर्गन्स के डैमेज होने की वजह से दर्द भी होता था। एक्चुअली में सौम्या की भी एग्जैक्टली यही हालत हुई थी और उसकी माँ कामाक्षी को और उसके बाप को वही दर्द महसूस कराना चाहती थी।
हॉस्पिटल में जो कामाक्षी ने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी, तो एक्चुअली में वो नीता के ही वशीकरण के इन्फ्लुएंस में की थी। और जैसे ही कामाक्षी मेंटली और फिजिकली पूरा टूट चुकी थी, वैसे ही नीता ने एक रिचुअल के थ्रू सौम्या की आत्मा को समन करके कामाक्षी को पजेस कर दिया था। और तुम्हें याद होगा कि इस सब के बीच एक बार रात को कामाक्षी की माँ ने नीता को उनके घर के गार्डन में देखा था। तब नीता ने कहा था कि वो बस वॉशरूम गई थी। वेल यहाँ पर नीता ने बताया कि उस रात उसने उनके घर के गार्डन में जो पेड़-पौधे रखे हुए थे, उनमें कुछ ब्लैक मैजिक की चीज़ें रख दी थीं, उनकी बेटी को पूरी तरह सौम्या की आत्मा से पज़ेस कराने के लिए। जब बाद में कामाक्षी की माँ ने वो प्लांट्स चेक किए, तो उन्हें बहुत ही डिस्टर्बिंग सी चीज़ें भी मिली थीं, लाइक एक वुडू डॉल जिसको रबर बैंड के थ्रू बाँधा गया था और उसके साथ लाल कपड़ा, कुछ अजीब से मंत्र जो कि एक पेपर पर लिखे हुए थे और जैसी हालत इस टाइम फिज़िकली कामाक्षी की हो चुकी थी, एग्ज़ैक्टली वही सब कुछ उस डॉल पर साफ-साफ दिखाई दे रहा था। और तुम्हें याद होगा, नीता के पास से एक यूनिक सी फ्रेग्रेंस की स्मेल आती थी और वही परफ्यूम उसने कामाक्षी को भी दिया था। तो एक्चुअली वो परफ्यूम भी एक ऐसा मीडियम था जिसके थ्रू वशीकरण किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, जो भी मिठाई वगैरह नीता ने कामाक्षी को खिलाई थी, उस सब के थ्रू नीता कामाक्षी पर अपना वशीकरण कर पाई। वेल नाउ जैसे ही कामाक्षी के शरीर में जो सौम्या की आत्मा थी, उसने ये सब बताया, उसके बाद सौम्या बिल्कुल रोने ही लगी थी और उसकी माँ नीता भी बहुत दुःख में दिख रही थी। और जैसे ही कामाक्षी की माँ ने ये सब सुना, उन्हें उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका पति ऐसे घिनौने काम भी कर सकता है। पर उन्होंने फिर भी सौम्या की आत्मा और नीता से माफ़ी माँगते हुए कहा कि प्लीज़ मेरी बेटी को तो छोड़ दो, उसने क्या बिगाड़ा है? इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। पर इतने में नीता ने हल्का-सा इशारा किया और उसके एक हल्के से इशारे पर सौम्या की आत्मा ने कामाक्षी के शरीर के साथ बहुत ही अग्रेसिवली कामाक्षी के बाप के पास भागते हुए हाथ में पकड़े एक चाकू से उनका पेनिस ही काट दिया। एंड जस्ट इन सम कपल ऑफ सेकेंड्स कामाक्षी के बाप की मौत हो गई और उसके मरते ही एक ही सेकंड में सौम्या की आत्मा ने वही चाकू सीधे कामाक्षी के भी शरीर में स्टैब कर लिया और कामाक्षी की माँ कुछ भी नहीं कर पाई और बस वो चीख-चीख कर रोती हुई बेहोश हो गई। और फिर जब उनकी आंखें खुली तब उन्होंने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हैं। आस-पास उनकी फैमिली के कुछ लोग हैं। उन्होंने उठते ही इमीडिएटली कामाक्षी और उसके पापा के बारे में पूछा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा था। उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, किसने किया? तो इस बात पर उन्होंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया कि उनके पति ने क्या नीच हरकत करी थी और उन्होंने बस कहा कि वो लोग स्कूल में थे और अचानक से कुछ चोर या पता नहीं कौन उनका पीछा करते हुए आए और हम सबकी ये हालत करके चले गए। वेल लोगों के लिए ये बात बहुत स्ट्रेंज थी कि अगर चोर थे तो कामाक्षी के पापा का पेनिस क्यों काट दिया? वेल पुलिस भी आई लेकिन कामाक्षी की माँ ने उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं बताया बिकॉज़ वो जानती थी कि अब वो औरत उन्हें कभी भी नहीं मिलेगी और उसे ढूँढ पाना इज़ इम्पॉसिबल। और थोड़ा बदनामी वाली भी बात आती, सो उन्होंने ये बात बस दबा ही ली एंड नाउ हर लाइफ इज़ टोटली डिस्ट्रॉयड।